नमस्कार, आप देख रहे हैं GT24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से भारतीय भी हैरान। ट्रंप ने DEI भर्तियों पर लगाई रोक। 1 लाख भारतीयों की नौकरी पर खतरा। श्वेतों के लिए जॉब बढ़ाना चाहते हैं ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से दुनिया हैरान। ट्रंप ने DEI भर्तियों पर लगाई रोक। 1 लाख भारतीयों की नौकरी पर खतरा। श्वेतों के लिए जॉब बढ़ाना चाहते हैं ट्रंप। इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से अमेरिका में रह रहे भारतीय हैरान हो चुके हैं। ट्रंप ने DEI भर्तियों पर रोक लगा दी है। 1 लाख भारतीयों की नौकरी पर खतरा मंडरा चुका है। श्वेतों के लिए जॉब बढ़ाना चाहते हैं ट्रंप। चलिए जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ट्रंप राज के साइड इफेक्ट। ट्रंप ने DEI प्रोग्राम पर रोक लगाई। DEI के तहत विविधता, समानता और समावेश के तहत बाहर से आए लोगों को भी नौकरियां अमेरिका में दी जाती थी। DEI से सभी वर्गों को समानता के अवसर अमेरिका में मिलते थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर रोक लगा दी है। 1 लाख भारतीयों की नौकरी पर खतरा अमेरिका में मंडरा चुका है। DEI कर्मचारियों को पेड लीव पर भेज दिया गया है। अमेरिका में कुल 32 लाख फेडरल कर्मचारी हैं जो DEI के तहत काम कर रहे हैं। H-1B वीजा लेने वाले कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। तो व्हाइट सुप्रीम, क्या अमेरिका उस तरफ बढ़ रहा है और ये क्या अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए घातक होगा? इसको समझना होगा। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी सिंह जी। जय हिंद और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और पूरे देशवासियों को। थैंक यू सर, समय देने के लिए। सर, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का फैसला है DEI पर रोक लगाने का, लाखों कर्मचारियों को कह दिया है कि जाइए आप घर बैठ जाइए, घर से काम करिए, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये जो व्हाइट सुप्रीमेसी की जो बात आती है, क्या वो एक नया चलन अमेरिका में अब डोनाल्ड ट्रंप शुरू करने जा रहे हैं सर? देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को जश्न जमहूरिया का बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये आपने भारत में जश्न जमहूरिया है, उसी वक्त आपने बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पे जो अमेरिका में है, भारतीय प्रभावित हो रहे हैं, उस पे डिबेट रखा है। देखिए, ट्रंप ने अपने पहले भाषण में शपथ लेने के बाद स्पष्ट रूप से ये इंगित किया था कि अमेरिका को मैं समाजशास्त्रियों और राजनीति विज्ञानों के नए नए सिद्धांतों का टेस्टिंग ग्राउंड नहीं बनने दूंगा। और उससे ये स्पष्ट हो रहा था कि जो प्रगतिशील सिद्धांत हैं उनमें एक DEI भी है। ऐसे जो सिद्धांत हैं उनको मैं नहीं मानूंगा, ये उन्होंने इंगित कर दिया था। और DEI का जो प्रैक्टिकल लेवल पे इम्प्लीकेशन ये है कि अफर्मेटिव एक्शन और इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, तो उससे सभी लोगों को, बहुत से लोगों को जॉब मिल रहा था कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और जहां एक ही समुदाय के जैसे व्हाइट लोग हैं तो उसमें दूसरे हैं जो अफ्रीकन हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, एशियन ओरिजिन के हैं, उनको भी जॉब दिया जाएगा। तो एक इंक्लूसिव समाज क्रिएट करने का पहले अमेरिका का दृष्टिकोण था। और इसी दृष्टिकोण के तहत अमेरिका लंबे समय तक आगे बढ़ रहा था। और ट्रंप शायद एक चीज भूल गए, अमेरिका का समाज है वो माइग्रेंट्स का सोसाइटी है। व्हाइट भी किसी न किसी वक्त माइग्रेट होकर आए थे, कोई ऑर्गेनिक सोसाइटी नहीं है जैसे हमारे समाज हैं, एशिया के समाज या दूसरे अफ्रीका के समाज, वो एक तरह के ऑर्गेनिक समाज हैं
माइग्रेंट्स का नहीं है। और माइग्रेंट का समाज होता है, वहां कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सोसाइटी होती है, और उसमें डीईआई का बड़ा महत्व है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो उस समाज में हिंसा होगी और वो समाज पतन की तरफ जाएगा। और इसीलिए ये सिद्धांत डेवलप किया गया और ये कहा गया कि अफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए, सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व अमेरिका में होना चाहिए। लेकिन ट्रंप ही नहीं, आज पूरी दुनिया में ऐसा दृष्टिकोण चल रहा है कि समाज विज्ञानों की या जो ह्यूमैनिटीज की डिग्रियां हैं उनको सुनाक ने तो यहां तक कह दिया कि ये तो मिक्की माउस डिग्रियां हैं। इसका मतलब समाज विज्ञानों में, ह्यूमैनिटीज में शोध होना ही नहीं चाहिए, केवल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो ये स्वयं ट्रंप का जो दृष्टिकोण है उसमें मुझे विरोधाभास लग रहा है। एक तरफ वो कहते हैं कि मेरिटोक्रेसी होगी, मैं इनोवेशन को प्रमोट करूंगा, मैं रिसर्च को प्रमोट करूंगा, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि समाज विज्ञानों के जो सिद्धांत हैं उनको टेस्ट ही नहीं करने दूंगा, उनका प्रयोग ही नहीं होने दूंगा। तो इस तरह का विरोधाभास जो दृष्टिकोण है वो अमेरिकी समाज के हित में नहीं है। तो इससे बहुत से जो अफ्रीकन है ओरिजिन के हैं, एशियन ओरिजिन के हैं, निश्चित रूप से नुकसान होगा। लेकिन उनकी जो एंटी माइग्रेशन वाली, जो इमिग्रेशन वाली पॉलिसी है उसका पार्ट है। तो इसके क्या परिणाम निकलेंगे, वो अमेरिका के लिए कितने खतरनाक होंगे, शायद ट्रंप ये समझ नहीं पा रहे हैं। और अल्टीमेटली इसका जो रिजल्ट होगा, आपने एक वर्ड किया था व्हाइट सुप्रीमेसी, तो श्वेतों की सर्वोच्चता का सिद्धांत वहां लागू होगा। और अमेरिका जैसे समाज में सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू करने का मतलब है वहां हो सकता है भविष्य में सिविल वार जैसी स्थिति हो जाए। क्योंकि अब 1865 में जो सिविल वार हुआ था और उसमें 13 स्टेट अलग होने के लिए कह रहे थे जो व्हाइट सुप्रीमेसी थे, उन स्टेट्स को कंट्रोल करके फिर से अमेरिका में एक इंक्लूसिव समाज बनाने का दृष्टिकोण अपनाया था और गुलामों को मुक्त करने की बात भी बाद में उठी थी। तो आज उसी दिशा में पुनः अगर रिवर्स में जा रहा है अमेरिकन समाज, तो ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जो अमेरिकन रिपब्लिक है आज से लगभग 250 साल पहले जिस तरीके से एस्टेब्लिश हुआ था कि हर इंसान है वो डिग्निटी और राइट्स की दृष्टि से समान रूप से पैदा होता है, तो हम हर इंसान के अधिकारों की और गरिमा का ख्याल रखें। और ये अमेरिका के संविधान का जो दृष्टिकोण है 250 साल पहले का, उसके भी अगेंस्ट में है। जी राजेश जी। जी बस मैं एक सवाल जिसका छोटा सा जवाब चाहूंगा, फिर मैं अगली खबर पे जाऊंगा कि जो इस वक्त एक राष्ट्रवाद की लहर पूरी दुनिया में चल रही है, क्या ये उसका एक अगला कदम है कि अब अपनी नस्ल को हम सर्वोच्च बनाने की या मानने की तरफ जाएंगे? सर देखिए, अति राष्ट्रवाद हमेशा डिस्ट्रक्टिव होता है। अगर दोनों विश्व युद्धों के बीच में देखें तो हिटलर थे, वो प्रजातांत्रिक तरीके से सत्ता में आए थे, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी थी, जर्मन लोगों का मैंडेट था, और मैंडेट के बाद में वो अति राष्ट्रवादी हो गए और उन्होंने कहा कि जर्मनी को जो जिस तरह का उनसे कंपनसेशन लिया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, उन्होंने कहा ये हाईवे रोबरी है, और जर्मनी की जनता उनके बिल्कुल दीवानी हो गई, पीछे हो गई। तो वो दुनिया को कहां लेके चले गए, तो उसका दूसरा विश्व युद्ध परिणाम हुआ। तो अति राष्ट्रवाद है वो किसी भी समाज के लिए खतरनाक है। लेकिन आज क्यों जा रहा है, देखिए इसका कारण यह है कि आज जो जेनरेशन सत्ता में आ रही है, राजनीति में आ रही है, उनको दूसरे विश्व युद्ध में जो डैमेज हुआ मानवता को, उसका ख्याल नहीं है। वो विश्व युद्ध के बाद पैदा हुई है। जो विश्व युद्ध के को विभीषिका को देखा है वो इसके फेवर में नहीं है। तो ये नई जेनरेशन है वो अति राष्ट्रवाद के चंगुल में फंस रही है। वो संपूर्ण मानवता के लिए खतरनाक है, केवल अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया में ये पूरी दुनिया। राजेश जी सर, जी मैं लौटता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस लेने जा रहे बड़ा फैसला, शेख हसीना की पार्टी के चुनाव लड़ने पर संकट। अवामी लीग देश विरोधी पार्टी है, महफूज आलम
इसे देश में फिर पनपने नहीं देंगे, महफूज आलम बोले। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस लेने जा रहे बड़ा फैसला। शेख हसीना की पार्टी के चुनाव लड़ने पर संकट। अवामी लीग देश विरोधी पार्टी है, महफूज आलम बोले। इसे देश में फिर पनपने नहीं देंगे, महफूज आलम। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलते हैं। बांग्लादेश में अवामी लीग पर बैन लगेगा, मोहम्मद यूनिस लेने जा रहे बड़ा फैसला। उनके सलाहकार हैं महफूज आलम ने बड़ा बयान दिया है। छात्र आंदोलन के मास्टरमाइंड हैं आलम। अवामी लीग देश विरोधी पार्टी है, ये आलम कह रहे हैं। इसको खत्म करके ही हम दम लेंगे। संविधान बदलने की तैयारी में भी मोहम्मद यूनिस। चलिए सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। खुड़ी सिंह जी, इस अहम खबर को आप कैसे देखेंगे? अवामी लीग को बैन कर देना, तो फिर मोहम्मद यूनिस किस तरफ बांग्लादेश को ले जा रहे हैं? बांग्लादेश के इतिहास को बदला जा रहा है, जो सब कुछ बदल के उन्होंने रख दिया है। संविधान को बदलने की तैयारी चल रही है, कैसे आप देखते हैं सब? देखिए राजेश जी, इसको हमें जो वहां बांग्लादेश में हसीना के विरुद्ध आंदोलन चला उसके नेचर के रूप में देखना चाहिए। हसीना के विरुद्ध जो आंदोलन चला, वहां की स्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी थी, वो कोई इफेक्टिव आंदोलन चलाने में समर्थ नहीं थी, क्योंकि राजनीति की क्रेडिबिलिटी, क्योंकि पुराने दल थे उनकी भी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई थी और अवामी लीग की भी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में जो आंदोलन चला वो विद्यार्थियों के नेतृत्व में चला। और ढाका यूनिवर्सिटी का इतिहास रहा है अंग्रेजों के जमाने से कि किसी भी आंदोलन को लीड करने का। यह दक्षिण एशिया में बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। भारत में इस तरह का इतिहास किसी विश्वविद्यालय का नहीं है। तो ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने आंदोलन को लीड किया और जो राजनीतिक पार्टियां थी हसीना के विरोध में, वो सब उनके पीछे हो गई, उनको हवा देती रही, आग में घी का काम किया। जब आंदोलन के बाद हसीना वहां से छोड़ के भारत आ गई, तो उसके बाद यूनुस को लाने की कोशिश की। यूनुस ने पहले मना कर दिया, वो पेरिस में थे। उन्होंने कहा और एक्सप्लोर कर लो पॉसिबिलिटी, मेरा सरकार चलाने में नहीं चला सकता। तो उन्होंने कहा 24 घंटे और सोच लो। फिर 24 घंटे बाद में जो स्टूडेंट्स आंदोलन लीड कर रहे थे उन्होंने कहा आप ही आओ, आप ही आंदोलन को लीड करो। वो एग्री इसलिए हो गए कि उन पे भी 190 केस लगे हुए हैं मोहम्मद यूनुस पे। तो वो हसीना पे वो भी नाराज थे। तो उनकी नाराजगी उनको शायद इसके लिए तैयार कर पाई कि मैं चीफ एडवाइजर के रूप में वहां की सरकार का नेतृत्व करूं। आते ही उनके सामने समस्या आई कि मैं लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करूं, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको मैं कैसे संभालूं। और तो उन्होंने बहुत से कमीशन बनाए, 15 कमीशन बनाए अलग अलग, संविधान को लेके, आर्थिक स्थिति को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, बैंकिंग को लेके, अलग अलग 15 कमीशन बनाए। उनमें बहुत से कमीशन की रिपोर्ट आ गई है। अब जो अपोजिशन वाली पार्टी है वो चुनाव के लिए दबाव बना रही हैं, तो उन्होंने एक और कमीशन बना दिया है कि कंसेंसस कमीशन। जो 15 कमीशन की रिपोर्ट आएगी उसका मंथन करके वो तय करेंगे कि अब चुनाव कब करवाया जाए, कैसे करवा जाए। और ये स्वयं यूनुस ने अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जहां उनका इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा कि मैं प्रयास कर रहा हूं कि इस साल के अंत तक चुनाव करवा लूं, जो कि शॉर्ट टर्म गोल है अगर सब एग्री करते हैं तो। नहीं तो अगली साल के 6 महीने में वो चुनाव हो पाएंगे, अभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहां के जनता का ये कहना है कि हम पुरानी सरकार की किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पुराने संविधान के तहत चुनाव नहीं हो सकते। तो अगर थोड़े से रिफॉर्म, शॉर्ट टर्म रिफॉर्म से चुनाव होंगे तो इस साल के अंत तक चुनाव हो जाएंगे, और नहीं तो अगली साल के 6 महीने में चुनाव करवाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक दल भी इसमें भाग लेंगे, कंसेंसस जब बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो डिमांड करेंगे कि अवामी लीग को डिबार कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत अत्याचार किए हैं, उन्होंने संविधान का मिसयूज किया है और उसकी वजह से बहुत से लोगों की जानें गई हैं। तो वो पूरी पार्टी को क्रिमिनल डिक्लेयर करवाने की कोशिश करेंगे, जो बांग्लादेश के लिए सुसाइडल होगा।
क्योंकि किसी भी प्रजातांत्रिक समाज में, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में अगर कोई राजनीतिक दल है या आना चाहता है तो उसको प्रिवेंट करने का प्रयास होता है, वो बड़ा घातक होता है। तो ये प्रयास राजनीतिक दल करेंगे, कंसेंसस बनती है या नहीं बनती है अभी ये कहा नहीं जा सकता। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। चलिए मैं लौटता हूं सर, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का दुनिया पर असर देखने को मिला। ग्रीनलैंड में सेना तैनात करेगा यूरोपीय यूनियन। ट्रंप ने दी है ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी। नेटो देशों के आपस में बढ़ सकते हैं टकराव। बड़ी खबर इस वक्त की, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का दुनिया में असर। ग्रीनलैंड में सेना तैनात करेगा यूरोपीय यूनियन। ट्रंप ने दी है ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी। नेटो देशों में आपस में बढ़ सकता है टकराव। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का दुनिया में असर। ग्रीनलैंड में सेना तैनात करेगा यूरोपीय यूनियन। ट्रंप ने दी है ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी। नेटो देशों में आपस में बढ़ सकता है तनाव। चलिए जल्दी से ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद करोड़ी सिंह जी के पास हम चलेंगे। ग्रीनलैंड पर कब्जे की जंग, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। ग्रीनलैंड पे कब्जा करूंगा, यूरोपियन देश लेंगे फैसला। ग्रीनलैंड में सेना की तैनाती की जाएगी। डेनमार्क का हिस्सा रहा है ग्रीनलैंड। ट्रंप बोले अमेरिका खरीदने को भी तैयार है। तो ग्रीनलैंड को लेकर क्या पूरी कहानी है वो करोड़ी सिंह जी से समझते हैं। अब करोड़ी सिंह जी, एक तरफ ट्रंप का कहना कि हम कब्जा कर लेंगे, फिर कहना कि भाई हमसे डॉलर ले लो लेकिन ग्रीनलैंड हमें दे दो। और दूसरी तरफ खबर आ रही है कि यूरोपियन यूनियन अब वहां पर अपनी सेना तैनात करने के ऊपर विचार कर रहा है ताकि अमेरिका किसी प्रकार से कब्जा न कर ले। ये नेटो के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर, यूरोप के अंदर एक अलग सा टकराव डोनाल्ड ट्रंप पैदा करने जा रहे हैं। और जरूरत क्या है ग्रीनलैंड की अमेरिका को? सब देखिए, आपने 2-3 सवाल एक साथ पूछे। पहला तो यह है कि ग्रीनलैंड पे अगर सैन्य आधार पे कब्जा करने चाहेगा तो ग्रीनलैंड बहुत कमजोर है और यूरोपियन देश भी बहुत ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे अगर अमेरिका सेना भेजेगा तो। अगर समझौते के द्वारा लेता है तो हो सकता है, लेकिन समझौता होना मुश्किल लग रहा है। लेकिन ट्रंप का सोचना यह है कि ग्रीनलैंड है वो अमेरिका की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूरोप को और अमेरिका को जोड़ता है, आर्कटिका और अटलांटिक ओशियन को जोड़ता है। और अगर हम आर्कटिका में देखें तो रशिया और अमेरिका की जो बॉर्डर की डिस्टेंस है वो कुछ किलोमीटर है। वहां से रशिया बहुत नजदीक है और अलास्का उधर से बहुत नजदीक है। और ट्रंप का ये कहना है कि वहां चाइना और रशिया है वो अपने शिप तैनात कर रहे हैं, अपनी मिसाइलें तैनात कर रहे हैं, जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड बहुत जरूरी है। लेकिन इसके लिए ट्रंप पहले प्रयास कर चुका है। पिछले टर्म में जब ट्रंप को डेनमार्क को विजिट करना था तो उन्होंने विजिट से पहले ये कंडीशन रखी कि आप ग्रीनलैंड मुझे दे दो। तो डेनमार्क ने कहा ग्रीनलैंड हम नहीं दे सकते आपको, तो अपनी विजिट को कैंसिल कर दिया था। तो एक तो ये सुरक्षा की दृष्टि से है, दूसरा आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि ट्रंप एक व्यापारी भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी है और वो ये मान के चलते हैं कि ग्रीनलैंड में रिसोर्सेज हैं, ग्रीनलैंड में टूरिज्म पोटेंशियल है, वहां हमारा बिजनेस अच्छा हो सकता है। तो व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि से भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी वो ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं। वहां पॉपुलेशन बहुत कम है तो वो नई पॉपुलेशन भी सेटल कर सकते हैं, उसको कंट्रोल करना आसान होगा। ग्रीनलैंड की कोई बहुत पुरानी संस्कृति भी नहीं है कि जिसको वहां प्रोटेक्ट करने पर वहां कोई आंदोलन चले अमेरिकन के विरुद्ध में। तो उनको लगता है कि मैनेज करना आसान है, व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज ये जानते हैं कि आज अगर अमेरिका ग्रीनलैंड में आता है तो अमेरिका अपना एक्सपेंशनिस्ट, इंपीरियलिस्ट एटीट्यूड अपना के यूरोप के दूसरे कंट्रीज के लिए भी खतरा बन सकता है, जैसा ट्रंप का दृष्टिकोण है। तो उनमें भी एक असुरक्षा की भावना और एक आशंका बन रही है यूरोपियन कंट्रीज में, जबकि वो अमेरिका के अलाई हैं।
लेकिन यूरोप बिल्कुल की सर। एक अलग कंडीशन है, यूरोप में एक अलग स्थिति है। देखिए यूरोप में यूके अलग है और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज अलग हैं, और यूके पे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका भरोसा नहीं है, तो वो ब्रिटेन को अमेरिका का पिछलग्गू मान के चलते हैं, और ब्रिटेन उनके लिए विश्वसनीय नहीं है, और इसीलिए यूरो जोन में ब्रिटेन कभी सम्मिलित नहीं हुआ, और फिर जी ब्रेक्जिट करके वापस भी निकल गया। तो यूरोपियंस को ये लग रहा है कि ब्रिटेन अमेरिका के साथ रहेगा और ब्रिटेन अमेरिका का अड्डा बनेगा, और फिर वो यूरोप में अमेरिकन प्रभाव को, अमेरिकन इंपीरियलिज्म का एक्सपेंशन कर सकते हैं, ऐसी आशंका यूरोपियंस को लग रही है। यद्यपि सब और नाटो चलिए के ये सदस्य टकराव हैं, बढ़ सकता फिर है। भी ये चलिए मैं लौटता हूं आशंकाएं सर बनी आपके हुई पास हैं। है। जी जी एक और बड़ी खबर आ रही है सर, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम लौटेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बाद पुतिन का बड़ा बयान। ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन जंग नहीं होती, व्लादिमीर पुतिन। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप से जीत चुराई गई, पुतिन बोले। जंग के समाधान के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं, पुतिन ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन जंग नहीं होती। जल्दी से ग्राफिक्स एक बार प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। ट्रंप के बाद पुतिन का बयान, यूक्रेन पर बातचीत को तैयार। ट्रंप होते तो ये जंग नहीं होती। ट्रंप काफी समझदार नेता हैं, मैं ट्रंप से बात करने के लिए तैयार हूं, पुतिन बोले। 2020 में ट्रंप से जीत चुराई गई थी। नेक्स्ट ग्राफिक। ट्रंप ने जेलेंस्की को दिया झटका, विदेशी सहायता पर रोक लगाई। यूक्रेन पे पड़ सकता है बड़ा असर, अमेरिका के सहारे जेलेंस्की की जंग। रूसी हमलों से निपटने के लिए हथियार नहीं होंगे, फिर क्या करेंगे जेलेंस्की। मिलिट्री फंडिंग पे रोक लगाई गई। इजराइल और इजिप्ट रोक से बाहर रखे गए। बाइडेन ने दी थी लाखों डॉलर की मदद, लेकिन अब ट्रंप क्या करेंगे। सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। क्रोड़ी सिंह विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। क्रोड़ी सिंह जी, किस प्रकार से इस फैसले को आप देखते हैं। पुतिन कह रहे हैं कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं, उधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं, तो क्या मानकर चलें कि आने वाले चंद दिनों के अंदर एक संघर्ष विराम या सीज फायर रूस और यूक्रेन के बीच हो सकता है साहब। देखिए राजेश जी, जैसे मैंने ग्रीनलैंड के मामले में बताया कि यूरोपियन कंट्री जो अमेरिका के दोस्त हैं, मित्र हैं, वो आशंकित हैं। उसी तरह से यूक्रेन और रशिया के जो जंग है उसमें को लेके भी यूरोपियन कंट्रीज आशंकित हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ट्रंप कोई समझौता करते हैं तो रशिया हमारे बॉर्डर पे आ जाएगा, रशिया हमारे लिए खतरा होगा। तो यूरोपियन कंट्रीज दोनों साइड में आशंकित हैं, ग्रीनलैंड को लेके भी और यूक्रेन रशिया जंग को लेके भी। लेकिन अगर मैं मेरी तरफ से कहना चाहूँ, मेरा ओपिनियन देना चाहूँ, तो ग्रीनलैंड का बारे में जो ट्रंप का दृष्टिकोण है वो बहुत ज्यादा नकारात्मक है, एक्सपेंशनिस्ट है, इंपीरियलिस्ट है। लेकिन यहाँ यूक्रेन रशिया को लेके है, ये एक सकारात्मक दृष्टिकोण है, और इसका ट्रंप ने अपने इलेक्टोरल कैंपेन में घोषणाएं की थी, बार बार ये कहा था कि मैं होता तो युद्ध नहीं होता, और अगर मैं जीता तो जीतते ही इस युद्ध को समाप्त कर दूंगा, शांति की स्थापना कर दूंगा, और उसी दिशा में ये कदम है। तो ट्रंप ने जब ये कहा तो रशिया के प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने भी कहा कि भाई ट्रंप तो बहुत बहुत अच्छे हैं, ट्रंप बहुत ही चतुर और व्यवहारिक आदमी हैं, अगर वो बातचीत करते हैं तो बातचीत के लिए तैयार हैं। तो दोनों तरफ से सकारात्मक दृष्टिकोण है। इससे पहले पिछले फ्राइडे को, आज से 8-9 दिन पहले शी जिनपिंग से बातचीत हो चुकी है ट्रंप की, और उसमें भी उन्होंने ट्रंप को यही कहा कि आप मदद कीजिए, इन दोनों को, रशिया को समझाइए, और ये समझौता होना चाहिए या शांति स्थापित होनी चाहिए। तो ट्रंप एक तरह से शांति स्थापना के लिए प्रोएक्टिव हैं, जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का दृष्टिकोण था वो क्लियर एंटी रशिया था, खुल के। तो ऐसी स्थिति में जो ट्रंप का दृष्टिकोण है उसको मैं सकारात्मक मानता हूं। और दूसरा सकारात्मक पक्ष, रशिया और यूक्रेन को नजदीक लाना, पुतिन और जेलेंस्की को नजदीक लाना नहीं,
दूसरे देशों को भी, चीन जैसे देशों को भी विश्वास में लेके वो शांति स्थापना करना चाहते हैं। हो सकता है वो भारत को भी इसमें सम्मिलित करें, भारत को भी साथ लेके शांति स्थापना का प्रयास करें। इसलिए जो यूक्रेन के संकट है उसमें ट्रंप कहीं मुझे पुराने एडमिनिस्ट्रेशन काफी से ज्यादा सकारात्मक दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यह भी देखना होगा क्या व्लादिमीर पुतिन तैयार हैं और क्या जेलेंस्की जिस संघर्ष विराम की बात इस वक्त पुतिन और ट्रंप के बीच चल रही है, क्या जेलेंस्की उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे, यह भी देखना होगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका करोड़ी सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। ग्लोबल ब्रेकिंग में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।